नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले नजर मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरों पर। इंदौर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। कहा कि मध्य प्रदेश में पहले 424 फ्लाइट होती थी, हमने पिछले 60 दिनों में डबल कर दी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति 5 साल से रुकी है, लेकिन अब दोबारा शुरू करने को लेकर रास्ता निकाला जा सकता है। हाल ही में सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का रास्ता निकाला है। ग्वालियर के तिकोनिया इलाके में घर के अंदर पति पत्नी और गोद ली हुई बेटी की संदिग्ध हालत में लाश मिली। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। इधर भोपाल में अपनी 3 सूत्री मांगों पर निगम के 7000 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। 1 दिवसीय हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय पर जमकर विरोध दर्शाया। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आज कांग्रेस ने आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली। आदिवासी उत्पीड़न और आदिवासियों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कमलनाथ ने इस दौरान कहा कि वे जनता के शिकायती आवेदनों की एक लाइब्रेरी बना रहे हैं। साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों से वो इस बात का हिसाब लेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा को धोखा यात्रा करार दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार और पूर्व की 1.25 साल की सरकार को लेकर कई सवाल उठाए। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर रही। मंत्री उषा ठाकुर ने भी कांग्रेस की इस यात्रा को आड़े हाथों लिया है। जो प्रदेश की तस्वीर है आप सबके सामने है। इतने सारे नौजवान बैठे हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे इन नौजवानों की, ये नौजवान जो बैठे हैं जिनका भविष्य असुरक्षित। तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है वो केवल और केवल एक धोखा यात्रा है। कांग्रेस की जो भी यात्रा है वो ढोंग यात्रा है। कांग्रेस ने, जैसा मैंने कहा, प्रदेश की जनता की अगर कांग्रेस ने चिंता की होती तो कमलनाथ जी को, कांग्रेस को सरकार नहीं गंवाना। विपक्ष है वो भी जिंदा रहने के लिए अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित करेगा, पर देश की सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता को तोड़ने की घृणित बात किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, इस यात्रा का जो मकसद था, इसमें काफ़ी हद तक जो दोनों तरफ के कमेंट है, लगता है कि ये कामयाब रही है। किस तरह का रिस्पांस रहा, क्या और किन मुद्दों पर लेकर आक्रोश प्रकट किया? देखिए, अगर हम आज बड़वानी की कांग्रेस की आदिवासी अधिकार और जन आक्रोश रैली की बात करें तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। और चूंकि बड़वानी ऐसी जगह है जो कि आदिवासी बहुल जिला है, इसके अलावा और इसकी बात की जाए तो खंडवा, खरगोन और इधर अलीराजपुर और झाबुआ सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी युवक पहुंचे थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का समागम रहा बड़वानी में। और जिस तरीके से जो बातें कही गई वो सीधे तौर पर नौजवानों के लिए रोजगार की बात कही गई और बार बार उन्हीं घटनाओं का जिक्र किया गया। नेमावर की घटना का जिक्र किया गया, नीमच की घटना का जिक्र किया गया और सीधे तौर पर राज्य सरकार के ऊपर हमला बोला गया। अरे पुनीत, अगर इसके मायने देखे जाएं तो इसके मायने कई हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की जो आदिवासी अधिकार रैली है वो केवल बड़वानी, झाबुआ तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस रैली का जो स्वरूप है आने वाले दिनों में आपको मंडला, शहडोल और अन्य जगहों पर भी देखने को मिलेगा जहां पर कि आदिवासी बहुल जिले हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है आदिवासी बहुल इलाकों को साधने में लगी हुई है, क्योंकि ये 2018 के वही इलाके हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा जो सीटें कांग्रेस को मिली थी वहां पर आदिवासी बहुल इलाके थे। जो एसटी सीट्स थी वहां पर आदिवासी मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ दिया था और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि आने वाले 2023 के जो चुनाव है उसमें भी आदिवासी जो मतदाता उनका सहयोग करेंगे। और जिस तरीके से जयेश संगठन ने अपनी पैठ बनाई है इस इलाके में और जो बड़ी संख्या में आदिवासी युवक आए थे, तो उससे लगता है कि कहीं न कहीं आदिवासी फिलहाल
फिलहाल कांग्रेस की बात सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासत होना भी लाजमी है। जिस तरीके से किसी ने धोखा यात्रा कहा तो किसी ने इसे अपमान यात्रा कहा, और इस तमाम बातें भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं के द्वारा की गई है। लेकिन आदिवासी जो मतदाता है वो सबका की पॉइंट है, सबसे बड़ा वोट बैंक है। आदिवासी मतदाता अगर जिस पार्टी की तरफ जाता है तो उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है, और शायद उसी की तैयारी कांग्रेस के द्वारा अब देखी जा रही है। और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा जिस तरीके के बातें कही गई हैं, साफ तौर पर जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, खास तौर पर जो युवा रोजगार के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को यहाँ पर उन्होंने उठाने की कोशिश की। और आज के कार्यक्रम की एक थोड़ी सी अलग रूपरेखा ये जरूर रही कि तमाम जितने भी आदिवासी नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन सभी को मंच पर बोलने का मौका दिया गया, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो, चाहे वो बाला बच्चन हो, चाहे वो झूमा सोलंकी हो, चाहे तमाम जितने भी नेता हैं जो कि एसटी सीट से आते हैं, आज उन्हें भरपूर मौका दिया गया ताकि वे अपने जो क्षेत्र की जनता है उनको सीधे तौर पर संबोधित करें। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि भाजपा इसका काट किस तौर पर लेकर आती है। हालांकि बताया भी जी जल्दी बिरसा मुंडा की बरसी को लेकर भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित भाजपा की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में अब कहा जा सकता है पुनीत की जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है उसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, और खासतौर पर उपचुनाव की तैयारियों के तौर पर इस आदिवासी रैली को देखा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने जो आदिवासियों के साथ के लिए उनके मुद्दों को उठाते हुए रैली निकाली, इसका असर दिखा है। अब देखते हैं कि बीजेपी इसके काट में क्या कहती है। इधर भोपाल से बड़ी खबर, बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा राशि बांटी गई। मुख्यमंत्री शिवराज ने बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा राशि दी। ग्वालियर, चंबल और विदिशा के लोगों को इस राहत राशि का वितरण हुआ है। तो ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले दिनों आई बाढ़ के प्रभावितों को आज मुआवजा राशि सरकार की तरफ से दी गई। ग्वालियर, चंबल और विदिशा, इन 3 जिलों में राहत राशि का वितरण हुआ है। बाढ़ पीड़ित ग्वालियर चंबल संभाग के जो हमने पैसे बांटे हैं, जो खातों में गए, गाय बैल भैंस अगर वो बह गए तो उसकी राशि, के जितने तरह के नुकसान हुए हैं उन नुकसानों से जनता की जिंदगी प्रभावित ना हो पाए और जिंदगी की गाड़ी पटरी पे चलती रहे, इसलिए सारी सहायता करने का प्रयास किया है। वितरण में पारदर्शिता रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन के बरेली पहुंचे। सबसे पहले प्रसिद्ध छींद मंदिर में दद्दा के दर्शन किए, फिर दिवंगत नेता राजा भैया चौधरी के घर पहुंचे, शोक संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने राजा भैया को हमसे छीन लिया। उन्होंने कहा कि राजा भैया बरेली इलाके के बड़े नेता थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी को कंट्रोल करने की व्यस्तता के चलते आ नहीं पाए थे। बरेली में मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। कोविड महामारी के दौरान हमसे पिछड़ गए। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं कोविड को कंट्रोल करने में जुटा हुआ था, तब आना नहीं हो पाया। लेकिन परिवार के बीच आके उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन व्यक्त करना था, इसलिए आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। इंदौर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पहले 424 फ्लाइट्स हुआ करती थी, लेकिन हमने पिछले 60 दिनों में इसे डबल कर दिया। मध्य प्रदेश में अब 820 फ्लाइट का संचालन हो रहा है। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत क्षमता है। हम लगातार न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में फ्लाइट्स बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में भी तेज गति लाने की कोशिश है ताकि कोविड के पहले जैसी स्थिति बहाल की जा सके। पूरे प्रदेश में जहाँ 424 फ्लाइट्स होती थी, अब पूरे प्रदेश में करीब 820 फ्लाइट्स हो चुकी हैं। तो 400 फ्लाइट्स की वृद्धि पिछले 60 दिनों में हमने करके दी है। मध्य प्रदेश में क्षमता बहुत है। मध्य प्रदेश में गाय और गौशालाओं पर सियासत भी नहीं थम रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष खुद को गौ भक्त साबित करने में जुटा है, जबकि गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर बनी कई योजनाएं जमीन पर आने के इंतजार में हैं। प्रदेश में गौ कैबिनेट के लिए निर्णय हुए जो क्रियान्वयन की बाट जोर हैं। गौ आधारित उत्पादों की इंटरनेशनल ब्रांडिंग का संकल्प था।
या फिर गौ अभ्यारण्य में प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र की स्थापना। अभी भी इन घोषणाओं का कुछ हुआ नहीं, जमीन पर आई नहीं। हालांकि बीजेपी सरकार का कहना है कि गाय उनकी माता और आराध्य है। गाय के संरक्षण और संवर्धन के प्रति सरकार संकल्पित है। बीजेपी कांग्रेस पर गाय के नाम पर छल करने के आरोप लगा रही, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशालाएं बनवाई, गाय के भरण पोषण की राशि बढ़ाई, जिससे शिवराज सरकार ने वापस लौटते ही कम कर दिया। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, ये हम इसके प्रति कटिबद्ध हैं और लगातार गौशालाओं का संरक्षण, गौशालाओं का संवर्धन और गौशालाओं का विस्तार हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जरूर 15 महीने केवल छलावा किया। कमलनाथ जी की सरकार थी तो 1000 गौशालाएं बनाई, 1000 गौशालाएं, और ₹1.60 से 20 रुपए किया था गाय माता के चारे के लिए। लेकिन बीजेपी ने 2003 से लेकर 18 के बीच में एक भी गौशाला मध्य प्रदेश में नहीं खुली, और चारा का जो 20 रुपए देती थी सरकार कमलनाथ जी की, उसको ₹1.60 कर दिया। तो कुल मिला के गौमाता के विरोधी हैं। मध्य प्रदेश में सरकार के लॉटरी और कसीनो खोलने को लेकर जारी नोटिफिकेशन पर भी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जुआ और लॉटरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। सरकार का एक नोटिफिकेशन इन दिनों चर्चा में है, जिसमें सरकार ने नया प्रावधान कर दिया। इसके तहत प्रदेश में लॉटरी और जुआ खेलने की अनुमति दी जा सकती है। सरकार के इस नोटिफिकेशन को लेकर राजनीति गरमाई है। 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के शासनकाल में लॉटरी कारोबार को अनुमति दी गई थी, लेकिन जब इस फैसले की आलोचना हुई तो लॉटरी के कारोबार पर रोक लगानी पड़ी। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी ऐसा ही हुआ था। 1990 में भी भारतीय जनता पार्टी की सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी, उन्हें लॉटरीज ओपन की थी, लाखों लोग बर्बाद हो गए, और जनता ने 1993 में सबक सिखाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, बाहर हो गई थी। इस बार भी जनता ही सबक सिखाएगी और 2023 में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेगी। ये कांग्रेस सवाल ना उठाए, क्योंकि उनका अतीत इससे रंगा हुआ है। इस बारे में क्या निर्णय सरकार लेगी आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति 5 साल से अटकी है, लेकिन अब इसका रास्ता साफ हो सकता है। हाल ही में सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का रास्ता निकाला। हाईकोर्ट के 30 अप्रैल 2016 के जिस फैसले को आधार मानकर पदोन्नतियां रोकी गईं, वो सिर्फ पदोन्नति नियम 2002 के रिजर्वेशन रोस्टर तक सीमित है। सरकार इस मामले में भी महाधिवक्ता के अभिमत के तहत अगर काम करती है तो फिर ये फिर से शुरू हो सकता है। प्रमोशन पर रोक के चलते बीते 5 साल में 1 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए। पदोन्नति शुरू नहीं हुई तो हर साल 7 से 8 हज़ार कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर होते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। अफगानिस्तान के मसले पर प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। हाल ही में कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने 31 अगस्त को तालिबान लीडर शेख मोहम्मद अब्बास स्टेनकज़े से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 सितंबर को होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में आतंकवाद पर बोलेंगे। खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस समिट में मौजूद रहेंगे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होने वाली इस समिट में मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने बताया कि मोदी कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हो रही कई अहम पहलों पर शुभारंभ कर सकते हैं। तालिबान की प्रवक्ता ने एक बार फिर पंजशीर में कब्जे का दावा किया। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमने पंजशीर में अपने दुश्मनों को ढेर किया। पंजशीर हमारी फोर्स के कब्जे में आ चुका है।
तालिबान पर अब जल्दी अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का जल्दी सत्तांतरण होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान सरकार गठन के लिए बड़ा समारोह करने की तैयारी में। समारोह में शामिल होने के लिए तालिबान ने पाकिस्तान, तुर्की, चीन समेत 6 देशों को न्योता भेजा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।